Let's recap this week's headlines from Sri Lanka. Bankrupt Sri Lanka asks citizens abroad to send home cash. 13 Lankan banks placed on rating watch negative. Sri Lanka defaults on $51 billion external debt. हमारी इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो एक्चुअली गिर गई है। जब पाकिस्तान में आम जरूरत की चीजें आसमान छू रही हैं, जबकि पाकिस्तानी रुपया बुरी तरह नीचे गिरता जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई का क्या हाल है, इसे आसानी से समझने के लिए देखिए कि रोजमर्रा की कुछ चीजों की कीमतें किस रफ्तार से बढ़ रही हैं। प्याज की कीमतों में 124%, खाद्य तेल की कीमतों में 70%, चिकन की कीमत 47%, गेहूं की कीमत में 31%, दूध की कीमत में 21% की बढ़ोतरी हुई है और बिजली की दरें 34% बढ़ी हैं। So the government is reaching out to foreign lenders, 3 of them to be precise. Bangladesh wants $4.5 billion from the IMF, the International Monetary Fund, $1 billion from the World Bank, and another $1 billion from the ADB, the Asian Development Bank. तो जैसा कि आप सबने अभी अभी देखा, श्रीलंका, पाकिस्तान के साथ साथ अब बांग्लादेश में भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। इन सारे देशों में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई लेवल पर है। ये सारे देश बहुत बुरी तरीके से कर्ज में डूब चुके हैं। श्रीलंका ने पहले से ही अब लोन डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान भी आईएमएफ से मिलने वाले बेल आउट पैकेज का इंतजार कर रहा है और अब पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश ने भी आईएमएफ से मदद मांगी है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी आईएमएफ से मदद नहीं मिली तो वो भी जल्दी अपने लोन डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देंगे। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीनों देशों के पास बहुत कम फॉरेक्स रिजर्व बचा है। श्रीलंका के पास इंटरनेशनल मार्केट से ऑयल खरीदने तक के भी पैसे नहीं है और अगर आईएमएफ से मदद नहीं मिली तो यही हालत कल बांग्लादेश और पाकिस्तान की होगी। इन सारे देशों की ये हालत क्यों हुई, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे देश इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। चाइना में बैंकिंग क्राइसिस चल रहे हैं। ये सारे इंडिया के पड़ोसी देश किसी न किसी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इंडिया के सारे पड़ोसी देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बावजूद भी इंडिया की इकोनॉमी आज भी ग्रोइंग इकोनॉमी है। ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में आने वाले रिसेशन का इंडियन इकोनॉमी पर 0% इम्पैक्ट होगा। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले रिसेशन का इंडियन इकोनॉमी को कोई भी खतरा नहीं है। पर इंडिया में एक वक्त ऐसा भी था जब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व पूरी तरह से खत्म होने वाला था। इंडिया एज अ कंट्री कुछ दिनों में दिवालिया होने वाला था। इंडिया का एक्सटर्नल डेट उसके जीडीपी के 23% था। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 1991 की। ये वो साल था जब इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से खतरे में थी। 1947 में आजादी मिलने के बाद 1991 ये इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साल था। तो एक ऐसा देश जो दिवालिया होने वाला था, वही देश आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ये इंडियन इकोनॉमी का सफर काफी मुश्किलों से भरा हुआ था। तो इंडिया में 1991 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज भी इंडियन इकोनॉमी एक वन ऑफ दी स्टेबल इकोनॉमी मानी जाती है। तो इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इंडिया में 1991 में एक दौर ऐसा आया था, इंडिया के पास सिर्फ 3 हफ्तों का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। इंडिया में 1981 से ही फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगा था, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इम्बैलेंस होने लगा था। इंडिया में तब लाइसेंस परमिट राज चलता था। दुनिया में तब गल्फ वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम आसमान छू रहे थे। आजादी के बाद भारत अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इंडिया के पास सिर्फ 2500 करोड़ फॉरेक्स रिजर्व बचा था, जिसे अगर मैं 2022 में कंपेयर करूं तो आज भारत के पास 47 लाख करोड़ रुपीस टोटल फॉरेक्स रिजर्व है। 1991 में इंडिया का एक्सटर्नल डेट उस वक्त के इंडिया के जीडीपी का 23% था और पब्लिक डेट 55% था। और इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई ऑफिशियल्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के पास गए थे मदद मांगने के लिए। जब आईएमएफ और इंडियन ऑफिशियल्स के बीच में डिस्कशन हो रहा था, तभी इंडिया से एक न्यूज आई। राजीव गांधी ने चंद्रशेखर गवर्नमेंट को दिया हुआ अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। इसका मतलब था कि दिल्ली में अब सरकार गिर चुकी थी और इसी वजह से इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी और आईएमएफ कभी भी पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्रीज को लोन प्रोवाइड नहीं करता। और इसी वजह से दिल्ली में सरकार गिरने के बाद आईएमएफ ने इंडिया को लोन देने से मना कर दिया और इसी वजह से 1991 में लोकसभा के इलेक्शंस अनाउंस किए गए। पर तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। 21 मई 1991 को चेन्नई में 10 बजे एक एक्सप्लोजन हुआ। चेन्नई में सुबह 10 बजे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए प्रचार कर रहे थे और तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई। एक सुसाइड बॉम्बर जो कि एलटीटीई पार्टी से थी, उसने राजीव गांधी की जान ले ली।
इंडिया पहले से ही 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था और तभी राजीव गांधी की मृत्यु की वजह से अब इंडिया में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी आ गई थी। राजीव गांधी की मृत्यु की वजह से 20 जून 1991 को लोकसभा इलेक्शन के बाद कांग्रेस से पीवी नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। पीएम बनने के तुरंत बाद पीवी नरसिम्हा राव ने सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्रा से मुलाकात की और इसी मुलाकात में न्यू प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछा कि क्या सच में भारत की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब है। तब नरेश चंद्रा ने जवाब दिया कि आप जितना सोच रहे हैं भारत की हालत उससे भी खराब है। तब मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी थे। 21 जून 1991 को मनमोहन सिंह को एक कॉल आया। तब उन्हें बताया गया कि वो इंडिया के नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं। 25 जून 1991 को मनमोहन सिंह ने भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली और मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी को बचाने की तैयारी शुरू कर दी। जुलाई 1991 इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला स्टेप जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया था वो था डीवैल्यू द इंडियन रूपी। पर इंडियन इकोनॉमी की हालत इतनी बुरी थी कि उस वक्त 2 बार इंडियन रूपी को डीवैल्यू करना पड़ा। सबसे पहले 1 जुलाई को इंडियन रूपी 9% से डीवैल्यू कर दिया गया और उसके बाद 3 जुलाई 1991 को फिर से एक बार 11% से इंडियन रूपी को डीवैल्यू कर दिया गया। उसके बाद 4 जुलाई 1991 को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स पी चिदम्बरम ने न्यू ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की। इस नई ट्रेड पॉलिसी के अनुसार इंडियन एक्सपोर्ट को थोड़ा आसान बनाया गया, पर ये स्टेप्स काफी नहीं थे इंडियन इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए और इसी वजह से 4 जुलाई 1991 से लेकर 18 जुलाई 1991 के बीच में भारत का सोना इंग्लैंड ले जाया गया। इंडिया का 47 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया और इसी गोल्ड के अगेंस्ट इंडिया को ऑलमोस्ट $400 मिलियन का लोन मिल गया। जिसके बाद 24 जुलाई 1991 को पीजे कुरियन जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडस्ट्री थे, उन्होंने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से ही बहुत सारी कंपनीज पब्लिक कंपनीज थी, यानी इन कंपनीज के ऊपर पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल था। तब इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अनुसार 17 पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में से 9 इंडस्ट्रीज को प्राइवेट कर दिया गया, यानी 17 में से अब सिर्फ 8 ही पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी। 1991 से पहले इंडिया में पूरी तरह से लाइसेंस राज चलता था, जो कि इन नई पॉलिसीज की वजह से खत्म हो गया। 24 जुलाई 1991 शाम को इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बजट अनाउंस किया और इस बजट ने इंडिया को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया और इसी बजट में एलपीजी रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए। 1947 से ही इंडियन इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी और इसी वजह से इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल था, पर एलपीजी रिफॉर्म्स अनाउंस होने के बाद इंडिया में बिजनेस करना आसान हो गया। एलपीजी रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो लिबरलाइजेशन यानी बिजनेस करने के लिए फ्लेक्सिबल पॉलिसीज को अपनाया गया। लिबरलाइजेशन के अंडर इंपोर्ट ड्यूटीज को कम किया गया। प्राइवेटाइजेशन यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को पब्लिक इंडस्ट्रीज से बदलकर प्राइवेट कर दिया गया और ग्लोबलाइजेशन यानी इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ दिया गया और ग्लोबलाइजेशन के अंडर इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया गया। आइए अब समझते हैं इन एलपीजी रिफॉर्म्स का क्या इफेक्ट हुआ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। सबसे पहले तो जो इंडिया की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी वो अब फ्री इकोनॉमी बन गई, जिसकी वजह से इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगी। इंडिया में नई प्राइवेट कंपनीज बनना स्टार्ट हो गया। पहले जो प्राइवेट कंपनीज सिर्फ इंडिया तक सीमित थी वो अब इंटरनेशनल कंपनीज बन गई। इन एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। इंडिया ने न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज एंटर होने लगी। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सेटअप की वजह से इंडिया में छोटे और मीडियम स्केल बिजनेसेस भी ग्रो होने लगे। एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया में ग्रोथ रेट 6.7% हो गया था, जो कि पहले 5.6% था। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगा। इंडिया का जीडीपी रेट जो कि पहले 5.7% था वो बढ़कर 6.5% बन गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट पहले 3% था वो बढ़कर 4.8% हो गया। तो आज अगर हम 2022 में इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन की हो चुकी है। इंडियन इकोनॉमी का ये सफर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।